इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सहायक बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में गणित विषय के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे आसान से आसान तरीके से हल किया जा सकता है, जिससे कि हम परीक्षा में अपना समय बचा पाएँ और अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ये परीक्षा जो है वो 1.5 घंटे की होगी, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। इस परीक्षा में हिंदी और लेखन योग्यता से संबंधित जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन एक एक अंक का होगा। सामान्य ज्ञान का भी 15 क्वेश्चन आएगा, वो भी एक एक अंक का होगा। और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग और फिर प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ, ये दोनों मिला करके ये 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 + 15 यानी कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा और 15 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का आएगा। और उसके बाद आपके ट्रेड से संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगा और वो निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, यानी कि जब हमारा 4 क्वेश्चन गलत होगा तो हमारे एक क्वेश्चन का नंबर जो है उसमें से कैंसिल हो जाएगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने बता दिया है कि गणित के टोटल जो है 15 क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में, और इन 15 क्वेश्चन में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के ये है कि हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन जो है सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 89/40 है, वो भी माइनस में। दोनों भिन्नों में से छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे ये जो भिन्नों का योग दिया हुआ है -89/40 है। अब हमको देखना है कि ये जो हर है, हर में कितना दिया हुआ है 40। अब हमको ध्यान देना है कि भिन्नों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि उसके जो हर होंगे उन हरों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 40 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन जैसे दिया हुआ है कि -15/8। अब इसमें जो है जो हमारा इसका व्युत्क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, 8/15 माइनस में। ये चीज़ जो है इन दोनों भिन्नों को हमको जोड़ना है। अब जो है जब इसको हम जोड़ेंगे तब हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15×120 आ जाएगा एलसीएम। और हमारा यहाँ पे हर में कितना आ रहा है, हर में आ रहा है 40। तो हम यही चीज़ ध्यान दे देंगे, हमारा ऑप्शन आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए इसमें एलसीएम कितना आएगा, हमारा 9 और 5 का एलसीएम 45 आ जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पे कितना लाना है 40, और यहाँ 8 और 5 का एलसीएम 40 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही बन सकता है। लेकिन हम दूसरा स्टेप देख लेंगे, ये है 5 और 8, इसका भी एलसीएम 40 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको क्या बताना है, छोटा भिन्न बताना है। तो -5/8 और -8/5 में छोटा भिन्न कौन सा है, इसमें छोटा भिन्न है -8/5। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा -8/5। इसको हम बेसिक मेथड से भी आपको बता दे रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम में आपको आसान मेथड ही यूज़ करना है। इसमें दिया है एक भिन्न है, उसका व्युत्क्रम, उनको जोड़ना है, इतना आना चाहिए। तो भिन्न हमने मान लिया कि x/1 है। अब इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, -89/40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x = कितना हो जाएगा, -89/40। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये हो जाएगा 40x² और प्लस ये हो जाएगा 40, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये हो जाएगा = -89x। ये बन जाएगा एक इक्वेशन। 40x² और ये -89x है, इधर आके +89x हो जाएगा, और फिर +40 = 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और x की जो वैल्यू आ जाएगी वही जो है, दो वैल्यू आएगी x की, एक दोनों वैल्यू जो है
वही हमारी छोटी बड़ी भिन्न हो जाएंगी। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम इसको सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो भी आ जाए तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्या करना है कि सब में स्क्वायर है, इसका मतलब ये 10 का, 11 का और 12 का, इन सब का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। आइए देखते हैं 10 का, 11 का और 12 का एलसीएम क्या होगा। सिंपली आप लोग जानते ही हैं, ये 10 है, 11 है, 12 है। ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम का जो है हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख लेंगे, आपको एलसीएम बहुत आसानी से ज्ञात करना आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। 2 5 बार जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा और 11 नहीं डिवाइड होगा, 2 छक 12 और फिर उसके बाद अब कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 पंचे 10, 10 छक 60 और 11 छक 66, तो ये 660 हमारा आ गया एलसीएम। हमें इसी 660 का क्या करना है, इसी 660 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 660 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 660 और गुणे 660 हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 00 और 66 गुणे 66 करेंगे तो आ जाएगा 4356 और ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 हैं। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल तरीका बेसिक मेथड यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं मासा हम कैसे फाइंड करते हैं। मासा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारा दे रहा है कि पहला भागफल 2 आ रहा है, तो मान लीजिए 2 भागफल आया, फिर कोई शेषफल आया, उस शेषफल से हमने भाग दिया, फिर हमारा भागफल 3 आया, फिर कोई शेषफल आया, उस शेषफल से हमने क्या किया, भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आया, 5 आया। और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम भाजक है 45। इसका मतलब अगर अंतिम भाजक 45 है तो यहाँ शेषफल 0 आया होगा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि भाजक और भागफल को जब गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है, भाज्य। तो इसमें हमारा आ जाएगा 45 पंजे 225 और 0 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 225 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 225 है ये कहाँ आता है, ये उससे पहले क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, तो यहाँ 225 आ गया। अब बताइए कि ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। अब हम जानते हैं कि भाजक भागफल को गुणा कर लेते हैं, शेषफल को जोड़ लेते हैं, तो हमारा आ जाता है भाज्य। वही काम करेंगे हम, 225 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 45। इसका हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 225 3 675 हो जाएगा और 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 720। तो ये जो है 720 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा। अब देखिए 720 जो है ये क्या है, इससे पहले वाले स्टेप में क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, तो ये हो गया 720। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि दो संख्याएं रही होंगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना था। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो किस संख्या से डिवाइड करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो छोटी संख्या हमारी ये 720 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 720 है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रूट ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल चूँकि दशमलव का है तो इसको हम ज्ञात करने के लिए वही जैसे नॉर्मली ज्ञात करते हैं वैसे इसको भी ज्ञात करेंगे। 0.8 है और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद कितना भी 0 बढ़ाया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हम बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए ऐसे 2 स्टेप में बढ़ा देते हैं, 2 का जोड़ा लगना है इसमें, तो यहाँ से हम इसका जोड़ा लगा लेंगे 2 का, और अब जो है हम इसमें डिवाइड करते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस इसमें हमको ये पता लगाना आ जाना चाहिए कि किस नंबर से या मतलब कितनी बार ये डिवाइड होगा। तो जैसे अब इसमें 80 है तो 80 में जो है हम ऐसा वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो क्या हो 80 से ज़्यादा ना हो। तो जैसे मान लीजिए 9 9 81, तो अगर 9 बार ले जाते हैं तो ये हमारा क्या 81 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम 8 बार ले जाएंगे, 8 8 64, तो ये हम जो है
पॉइंट चूँकि पहले से लगा है तो 0.8 बार इसको हम ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा दशमलव। फिर इसको नॉर्मली भाग की तरह माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 गया ये 6 आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 8 8 16 यानी कि 1.6 हो जाएगा ये। अब जो है यहाँ पे जो है ये जो है दोनों डिजिट एक साथ आएंगे यानी कि पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, क्योंकि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, भाग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितनी बार जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे एक स्टेप पहले से रहता है तो उसको हम यहाँ से एक स्टेप छोड़ देंगे, एक डिजिट छोड़ देंगे। तो अब जो है 16 का पहाड़ा जो है 160 में हमको पढ़ना है, तो 16 दहम 160 यानी कि ये 10 बार जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे 10 बार जाता नहीं है तो 9 बार ही ले जाएंगे। तो 9 बार यहाँ ले जाएंगे तो 9 ये, हालांकि आपका आंसर पहले ही आ चुका है तो 9 बार ये लेके जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 9 9 81 और उसके बाद फिर 9 6 54 8 62 हो जाएगा। 62 2 हासिल आपका आ जाएगा 6 और 9 1 9 6 15, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और फिर इसको माइनस कर लेंगे और इस तरीके से स्टेप हमारा बढ़ता जाएगा। जितने डिजिट तक हमको फाइंड करना है हम फाइंड करते चले जाएंगे। यहाँ हमको आंसर फाइंड करना है, वो आंसर हमारा जो है पहला डिजिट क्या है 0.8, तो इसमें 0.8 कोई है नहीं, ये लास्ट वाला है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 0.89 आ चुका है, उसके बाद फिर 4 टाइम जाएगा, फिर ऐसे जाता रहेगा। जितने डिजिट तक हमको फाइंड करना हो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 105 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से ये औसत का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 5 संख्याएँ हैं जिनका औसत 105 है, यानी कि 5 संख्याएँ हैं, इनका औसत दिया हुआ है कितना 105। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और गुणे 105, ये हमारा आ जाएगा 5 25 और 5 1 5। तो ये आ गया हमारा टोटल कितना 525। इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया हुआ है कि पहली संख्या अलग दी हुई है, 4 संख्याओं का योग अलग दिया हुआ है। तो 4 संख्याओं का योग एक साथ लिख लेंगे, पहली संख्या को हम अलग लिख लेंगे। तो जो है इसमें जो है 4 संख्याओं का योग हम x मान लेते हैं। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसके योग का कितना है 2/5 है। तो ये हो जाएगा x गुणे 2/5 और इन दोनों का जब हम योग करेंगे यानी कि टोटल करेंगे तो ये हमारा ये 525 ही तो आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2x और प्लस 5x इज़ इक्वल टू 525 और गुणे इधर जाके 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 525 और गुणे कितना 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा इधर 7x और बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि जो है बाद में हमको डिवाइड ही करना है। यहाँ से अभी देखिए कैसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 जो है 7 7 49 और 3 52 7 5 35, तो 75 गुणे 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, ये 375 आ गया क्या x की वैल्यू। और हमको फाइंड क्या करना है पहली संख्या, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू है 375 और गुणे 2/5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 7 35 2 37 और 5 25, ये 75 और गुणे 2, ये आ जाएगा 75 गुणे 2 कितना 150। 150 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये दिया है 50 गुणे 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 50 और गुणे 860%। जहाँ भी लिखा रहता है उसको हम बटे 100 लिख लेते हैं जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद फिर ये जो है हमारा 860 हो जाएगा और गुणे कितना 50% का मतलब बटे 100। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये 50 जो है ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 50 जो है 2 बार डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए 860 का आधा इधर है, 860 का आधा इधर है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा पूरा 860 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है x⁴ माइनस 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके x के अनेकों मूल में से एक मूल आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि जब इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है और ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस तुरंत ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर दीजिए, जहाँ सेटिस्फाइड हो गया वह उसका मूल हो जाएगा। तो जैसे √3 है पहला ऑप्शन, तो √3 को हम सेटिस्फाई कर दिए, तो √3 की पावर कितना हो जाएगा, x की जगह जब रखेंगे पावर 4 माइनस 2 गुणे √3 की पावर कितना हो जाएगा पावर
2 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसको जो है हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि 9 हो जाएगा, और फिर माइनस ये यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर है √3 का, यानी कि 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, और 6 3 9, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 0 और 0 सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। a+1/a का स्क्वायर इक्वल टू 3, और इसमें a पावर 30, a पावर 24 और ये 18 12 और 6 और इक्वल +1 इक्वल टू की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर 6 दिया है, तो इसको हम किसी तरीके से ये जो a की पावर 6 मैनेज कर लेंगे, बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें जो है ये हो जाएगा हमारा a+1/a की पावर दिया हुआ है 2 इज़ इक्वल टू 3। अब इसका जो है रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हमारा a+1/a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। चूँकि हमें पावर 6 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है पावर 3 कर देंगे, मतलब कि इन सब का क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से a की पावर 6 बन जाएगा। देखिए कैसे, a+b के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a³ और प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 1/3, 1/a का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3a की जगह a हो जाएगा, b की जगह 1/a हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा a+b यानी कि a+1/a इज़ इक्वल टू √3 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा। a+1/a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे √3 दी हुई है a+1/a की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a पावर 3 प्लस 1/a पावर 3 प्लस यहाँ पे 3 बचा हुआ है, और यहाँ आगे दिया हुआ है √3 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3। अब देखिए ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस 1/a पावर 3, और फिर इज़ इक्वल टू ये उधर जाएगा, माइनस होके 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a पावर 3, इधर 0 में जाके डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो a पावर 6 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई कितनी, +1 है, उधर जाके -1। बस चूँकि हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है और हमें a की पावर 6 पता है, तो हम सबको a की पावर 6 के फॉर्म में कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर 6 और पावर कितना 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा। इस तरीके से a की पावर जो है कितना हो जाएगा 6, और ये इसका पावर कितना हो जाएगा 4, और इस तरीके से हम इसको जो है कर लेंगे a की पावर 6 पावर 3, और इस तरीके से प्लस a की पावर 6 पावर 2 और प्लस a की पावर 6 है ही +1 है। ठीक, अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, ईजिली हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में। चूँकि a की पावर 6 की वैल्यू यहाँ हमें -1 फाइंड ही है, तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे रखेंगे a की पावर 6 की वैल्यू -1, और -1 को जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। इस तरीके से -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +1 आएगा। इस तरीके से फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +1 आएगा, और 1 टाइम है ही इसकी वैल्यू -1 और फिर +1। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया 0। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a/1 - sin a इज़ इक्वल टू वाट। तो इसको करने के लिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है, परमेयीकरण कर लेंगे। इसका परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + sin a से, यानी कि जो हर में रहता है उसी का, और उसके बाद फिर उसी चीज़ से डिवाइड भी कर देंगे ताकि हमारा जो है बैलेंस भी रहे मामला। तो ये ऊपर आ जाएगा cos a, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा 1 + sin a, और फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 - sin a 1 + sin a। इसका मतलब क्या हो गया a - b और a + b इक्वल टू a² - b²। तो ये 1 - sin² a,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए। कैसे, देखिए ये यहाँ से हो जाएगा कॉस ए ऊपर है ही और इसके साथ 1 प्लस साइन ए है, तो ये तो ठीक है। और नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे क्या हम, कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से कॉस से कैंसिल हुआ, यहाँ से एक कॉस कैंसिल हुआ। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 अपान कॉस प्लस साइन ए अपान कॉस ए। कैसे आया कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपली ऐसे ही हुआ है। ये 1 और प्लस साइन ए था तो यहाँ पे 1 के साथ ही आ गया, इसके साथ भी। अरे कैसे इसको लिख सकते हैं यार, 1 प्लस साइन ए है ही और अपान जो है कॉस ए है। बस इसी चीज़ को इसका बटे हो गया, इसका भी हर में आ जाएगा। ये 1 अपान कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और प्लस साइन ए अपान कॉस ए को tan ए। ये देखो आंसर आ रहा होगा, कहाँ है आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए बताना है कि 41 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपली ज्ञात करना है और इसमें आपको आइडिया भी दे दिया है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हीरो का फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हमको दिया हुआ है, जो साइड दी हुई है, एक साइड दी हुई है कितनी, 41 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी दी हुई है 28 सेंटीमीटर। और हमको यूज़ करना है हीरो फार्मूला। तो आइए जानते हैं कि हीरो फार्मूला है क्या। हीरो फार्मूला जो है वो है √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब यहाँ पे जो है हम जानेंगे कि s क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। a, b और c ये जो है भुजाएं हैं, यानी कि 41 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है s, जो है s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। और परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। यहाँ से शुरू करते हैं, ये 41 हो गया, 41 में ये 28 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69, 69 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। और 84 का आधा कितना होगा, 84 का आधा कितना होगा 42। एक्चुअली जो s होता है उस s को हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि आधा परिमाप हो जाता है। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया, ये हमारा कितना आ गया 84 और बटे 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना 42। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट और s की जगह कितना आ गया है ये 42 और s माइनस a का मतलब क्या, 42 में से 41 घटाए हमारा 1 आ गया। और उसके बाद फिर s माइनस b का मतलब क्या, 42 में से 28 घटाए तो कितना आ गया, ये 14 आ गया। और उसके बाद फिर s माइनस c का मतलब क्या, 42 में से 15 घटाए कितना आएगा, ये आ गया 27। बस इसको जो है वही वर्गमूल याद कर लेंगे, इसका हो जाएगा 42 को हम क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 3, और 1 का कोई मतलब नहीं है, 14 यहाँ पे है ही, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 9। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जोड़ा बना लेते हैं। देखिए किसका किसका जोड़ा बन जाएगा, ये 14 और 14 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया 14, और उसके बाद फिर 9 और 3 और 3 9, यानी कि 14 गुणे 9। तो 14 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 14 9 यम 126 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयताकार घास युक्त भूभाग की विमाएँ क्रमशः इतना इतना सेंटीमीटर है, जिसके चारों ओर अंदर इतना मीटर चौड़ा कंक्रीट पथ है, यदि पथ पर कंक्रीट लगाने का मूल्य 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल लागत होगी। तो देखिए ये कैसे है, एक्चुअली ये कुछ इस तरीके का भूभाग था और इसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर दी है और चौड़ाई दी है 65 मीटर, और इसके बीच में जो है 2.5 मीटर का जो है, कितने मीटर का, ये जो है 2.5 मीटर का जो है रास्ता है, और 2.5 मीटर का रास्ता है तो इसका मतलब किया क्या है, दोनों तरफ मिला के ये 5 मीटर हो जाएगा। तो ये जो है अगर 5 मीटर कम होगा तो ये कितना होगा, अगर ये 65 है ये वाला, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसमें से 2.5 इधर से कम हुआ, 2.5 इधर से कम हुआ, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। और इस तरीके से ये टोटल 110 है तो 2.5 इधर से कम हुआ और 2.5 इधर से कम हुआ तो 5 कम हो गया, तो ये हो जाएगा
5 मीटर। ये चूँकि एक घास का मैदान था और इसके चारों तरफ हमने क्या बनाया है, रास्ता बनाया है। तो ये हमारा रास्ता, यही कंक्रीट का रास्ता यही वाला है 2.5 मीटर वाला। और हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि पथ पर कंक्रीट लगाने का मूल्य 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल लागत होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम पूरे इस मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद इस छोटे वाले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम उसका जो है लागत ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम बड़े वाले मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये हमारा हो जाएगा, चूँकि आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। और लंबाई दी हुई है 110 और चौड़ाई दी हुई है कितनी, 65। और इसको हम गुणा करेंगे तो 65 एके 65 हासिल 6 और 65 एके 65 और 6 71। तो ये हो गया 71 50, ये हो गया क्षेत्रफल। और उसके बाद फिर इसमें से हमको घटाना क्या है, छोटे वाले का क्षेत्रफल। छोटा वाला कितना है, 105 ये आ गया है लंबाई, और चौड़ाई आ गई है कितनी, 60 आ गई है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा, 6 एके 6। तो ये हो गया 6300। इन दोनों को घटा लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। रास्ते का घटाने पे आ जाएगा कितना, 850 मीटर स्क्वायर। और 850 मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल है और 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है कास्ट। यहाँ चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट दिया हुआ है कितना, 80 पैसे। और 850 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना हो जाएगा, 80 पैसे और गुणे 850। तो ये आंसर जो आएगा हमारा, ये 0000 और ये हो जाएगा 680। ये इतना पैसा आया। लेकिन जब हम इसको रुपए में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रुपए में कितना आ जाएगा, 680। क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा, 100 पैसा होता है। तो डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। यानी कि लंबाई कितना है, 5 मीटर। यानी कि ये कमरा है, कमरे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। ये हो जाएगा चौड़ाई 3 मीटर, और 4 मीटर दिया हुआ है चौड़ाई, ये हो जाएगा 4 मीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 मीटर ऊंचाई। अब क्या कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये कमरा है और इसमें चारों दीवार का मतलब क्या है कि एक दीवार ये है और एक दीवार क्या होगी, इसके पीछे होगी। और तो दो दीवार हो गई, और एक दीवार जो है ये वाली है, और एक दीवार क्या होगी, इसके पीछे होगी। तो जो है हम इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ लेंगे और दो गुना कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये 5 15, और चूँकि 2 दीवार है तो 30 हो गया ये। और फिर इस तरीके से ये वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 दूना 24, इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54। इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ होता है चारों दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये होता है कि परिमाप और फिर ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, वही सेम होता है, आंसर सेम आएगा। कैसे, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो गया 4 और 5, तो ये 4 5 हो गया, तो 4 5 9, और ये भी 4 5 हो जाएगा, तो 9 9 दूना 18 हो गया इसका परिमाप। यानी कि चारों तरफ को जब मापेंगे तो आ जाएगा परिमाप 18। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, 18 तियाँ, ये हो जाएगा 54। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया, 54 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, उसमें O जो है लंब केंद्र है, कोण BOC दिया हुआ है, तो BAC का माप ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया त्रिभुज में, और फिर O क्या है, इसका लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब क्या है कि इसमें जो है यहाँ से लंब डाला हुआ है, इस तरीके से यहाँ से भी लंब डाला हुआ है, और यहाँ से भी ये लंब डाला हुआ है, और ये जो है O इसका नाम है। अब इसमें दिया हुआ है कि BOC कितना है, BOC 80 अंश दिया हुआ है। तो यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 80 अंश। अब जो है हमको फाइंड करना है BAC, यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि जहाँ भी 2 रेखाखंड या 2 रेखाएं काटते हैं तो उनके जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो ये अगर 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला एंगल। और ये जब 80 हो जाएगा तो ये बताइए हमको, ये चूँकि लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी लंब है तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो और ये क्या है, यही हमको फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाए, एक चतुर्भुज बन जा रहा है। और चूँकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 90 ये हो गया, 80 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो ये कुल मिला के हो गया 180 और 8 16 और 260 और 100 मिला के हो जाएगा कितना, 360। तो ये हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक पावर 4 थीटा माइनस 1 का मान बराबर है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे, ये है सेक पावर 4 थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं सेक की पावर 2 और थीटा इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ से हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 1 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब जो है इसको इधर हो जाएगा ये 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर इनटू ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब इसी से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसी से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, tan पावर 4 थीटा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वह वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ये एक वृत्त है और वृत्त की एक जीवा ये हो गई है, और वृत्त के जीवा की लंबाई कह रहा है त्रिज्या के बराबर है। इस तरीके से अगर ये इसकी त्रिज्या है, ओ केंद्र है, तो ये स्थिति बन रही है। कह रहा उस जीवा द्वारा लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों में आंतरिक कोण क्रमशः है। लघु वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि अगर ये लाइन को हम जीवा मान रहे हैं, मतलब ये यहीं तक ही रहेगी, तो ये अगर जीवा है तो ये इसका ऊपर वाला एरिया क्या है, चूँकि बड़ा वृत्तखंड है तो ये हो जाएगा बड़ा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, और ये नीचे वाला जो हो जाएगा ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें जो है आंतरिक कोण ज्ञात करने हैं हमको, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति बननी है, ये जो लघु वृत्तखंड है उसमें ऐसा कुछ एंगल बनेगा और दीर्घ वृत्तखंड में कुछ ऐसा एंगल बनेगा। अब चूँकि हमको दिया हुआ है कि ये जो जीवा है और ये जो त्रिज्याएं हैं ये बराबर हैं, बराबर होने की वजह से क्या होगा, ये जो है समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने हो जाते हैं, 60 अंश के हो जाते हैं। तो अगर ये केंद्र पे 60 अंश का कोण बन रहा है तो ये परिमेय है कि अगर सेम जीवा पे बन रहा कोण है, अगर केंद्र पे बन रहा है और वृत्तखंड पे बन रहा है, तो वो उसका जो है क्या होगा, आधा होगा। यानी कि ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है ये क्या बन रहा है इस तरीके का, ये ग्रीन वाला आप देखिएगा, ये तो हम रेड वाला ऊपर से बना रहे हैं, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण अगर मिला दीजिए तो वो 180 अंश होता है। अगर ये 30 अंश है तो इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 150 अंश। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री और 150 डिग्री। नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पहले पूछा है लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला वृत्तखंड हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड है, और इसमें जो कोण बन रहा है क्या बन रहा है, 150 बन रहा है। तो पहले 150 होगा, फिर दीर्घ वृत्तखंड जो है हमारा ये वाला है, और इसमें जो कोण बन रहा है 30 अंश, तो 150 और 130 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गलती से भी ऑप्शन नंबर बी मत लगा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।